दोस्तों आज की ये वीडियो हर उस आम आदमी के लिए होगी जो अपना घर बनवाने जा रहा है या फिर घर बनवाना चाहता है और घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि घर कैसे बनता है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में। घर बनाने के स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप आज ये वीडियो देखते हो तो आपको घर बनाने का पूरा तरीका समझ में आ जाएगा कि घर कैसे बनाया जाता है। आपकी घर बनाने को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है पर हम घर बनाना सीख रहे हैं फ्रेंड्स, जो इतना आसान काम भी नहीं होता। इसीलिए इत्मीनान से बैठकर वीडियो को देखें। टाइम की कमी है तो आपकी सुविधा के लिए घर बनाने से लेकर जो भी स्टेप्स हम वीडियो में कवर करेंगे उनके टाइम स्टैम्प नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहें, पर देखें स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है जब भी आपको समय लगे। क्योंकि आज इस वीडियो में जो हम 35 स्टेप फॉलो करेंगे, बेसिकली यही स्टेप फॉलो करके घर का निर्माण किया जाता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि घर कैसे बनाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, मटेरियल कैसे खरीदना है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे रखना है, या कॉन्ट्रैक्टर कहीं फ्रॉड तो ना कर दे, आपका पैसा तो नहीं बर्बाद हो जाएगा। किसी भी बात से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप अपने लिए एक अच्छा घर बना लोगे। क्योंकि आज इस वीडियो में आप घर बनाना सीखोगे, वो भी शुरुआत से। जमीन का नक्शा पास कराने से लेकर हाउस डिजाइनिंग, लेआउट, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क, वुड वर्क, किचन वर्क, टाइल, पेंट, पुट्टी और इंटीरियर तक का हर एक काम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कब किस काम से पहले और किस काम के बाद हमारा कौन सा काम होता है। इस वीडियो की खास बात यह रहेगी कि घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ हर एक काम को कराने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे वीडियो देखने के बाद। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर आपको जानकारी पसंद आई तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मैं ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत से यानी कि स्क्रैच से शुरू करूंगा। तो जिनके पास मकान बनाने के लिए प्लॉट या जमीन अवेलेबल है, जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वो इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ सकते हैं। और जिन भाइयों के पास प्लॉट भी नहीं है वो वीडियो में बने रहे, क्योंकि पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको प्लॉट परचेज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, घर की शुरुआत करने से पहले आपका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट या प्रॉपर्टी सर्च करने का, यानी कि ढूंढने का। देखिए, प्लॉट खरीदने के लिए आप जिस भी एरिया और लोकेशन में घर बनाना चाहते हैं वहां प्रॉपर्टी डीलर से मिलिए और उन्हें बताएं कि आपका इतना बजट है और आपको इतने स्क्वायर फीट तक का प्लॉट चाहिए इस बजट में और इस लोकेशन में चाहिए। ये आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लॉट दिखा देंगे। हाँ, कुछ 1 या 2% कमीशन जरूर लेंगे टोटल खरीद वैल्यू का। तो सबसे पहले तो आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदनी है। और ध्यान रहे, प्रॉपर्टी पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ लें, चाहे आप इसे पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ खरीदें या फिर रजिस्ट्री कराएं, बस काम पक्का होना चाहिए। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बस आप इस वीडियो को दिल लगाकर देखें और सुनें। जितने ध्यान से देखोगे और सुनोगे उतना ही आप सीखते जाओगे। अगर आपके मन में घर बनाने को लेकर कोई सवाल उठ जाता है तो आप पूछने से पीछे न हटे, हम आपके सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके सभी सवालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की। अब हमने फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब सेकंड स्टेप में आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको इस प्लॉट पर बनाना क्या है। रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल, किराए पे देने के लिए, बेसमेंट के साथ, बिना बेसमेंट के, या कितने फ्लोर बनाने हैं, ये सभी चीजें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है। अब मान लो हमने यहां डिसाइड कर लिया कि हमें रेजिडेंशियल घर बनाना है, तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि हमें घर बनाना कैसा है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाना है। दोनों ही टाइप के घर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम कॉलम बीम यूज नहीं करते, सीधा नींव के बाद डीपीसी देते हैं, फिर दीवारें खड़ी करके स्लैब डाल देते हैं। इन घरों में जो घर का टोटल लोड है वो दीवारों पर ही रहता है। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होते और पुराने समय से यही लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनते चले आ रहे थे। पर अब समय बदल चुका है फ्रेंड्स। आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए आज सभी फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर बनवाते हैं और बनवाने भी चाहिए। इन घरों में फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब को डिजाइन किया जाता है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। पर आपको कौन सा बनाना है, लोड बियरिंग या फ्रेम स्ट्रक्चर, यह टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट पर। क्योंकि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में खर्चा फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाए जाने वाले घरों से लगभग 40% तक कम आता है। तो आप अपने बजट को देखकर ही डिसाइड करें कि आपको कैसा घर बनाना है।
अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कैसा घर बनाना है, फ्रेम स्ट्रक्चर में चाहिए या फिर लोड बेयरिंग। चौथा स्टेप आता है घर की प्रॉपर प्लानिंग और डिजाइनिंग का, यानी कि नक्शा पास कराने का, यानी कि घर बनाने की अप्रूवल का, जो हमें डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम या फिर नगर पालिका से लेनी होती है। यानी कि जिस भी अथॉरिटी के अंडर आपका प्लॉट आएगा उसी अथॉरिटी से आपको नक्शा पास कराना होगा, चाहे वो नगर निगम हो, डीडीए, नोएडा अथॉरिटी, हुड्डा या फिर नगर पालिका। यह अप्रूवल आपको लेनी ही है। अब अप्रूवल लेने और घर की एग्जीक्यूशन के लिए हमें कुछ ड्राइंग्स चाहिए। तो चौथे स्टेप में आपको अपने घर की कंप्लीट प्लानिंग और डिजाइनिंग करवानी होती है किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से, क्योंकि आजकल सिविल इंजीनियर भी कम रेट में आपको यह काम करके दे रहे हैं। इसमें आपसे आर्किटेक्ट 25 से 30 हजार रुपए तक लेता है, पर आपके घर की प्रॉपर डिजाइनिंग करके देता है। पर ज्यादातर लोग इस खर्चे को अवॉइड करते हैं और सोच लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपने आप कर लेगा, पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको यह खर्चा जरूर करना चाहिए। अब जितना आपका जमीन है, जैसे 30 बाय 30 फीट का है, तो आर्किटेक्ट से पहले इसका प्रॉपर नक्शा बनवा ले कि आपको कितने रूम चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, पार्किंग चाहिए या नहीं, रूम कितने बड़े होंगे, किचन कितना बड़ा होगा, ये ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, और घर वास्तु के हिसाब से बनेगा या वास्तु के हिसाब से नहीं बनेगा। ये सभी चीजें डिसाइड करके ही प्लान रेडी कराएं। इसे 3 से 4 बार रिवाइज करें, अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस करें। अपनी तसल्ली न हो जाने तक आपको प्लान फाइनल नहीं करना है, नहीं तो आप जिंदगी भर अफसोस करोगे कि काश प्लानिंग होते हुए थोड़ा टाइम दिया होता। आपको हर एक ड्राइंग रेडी करानी है, कितने कॉलम होंगे, उनमें सरिया क्या होगा, कितने एमएम का होगा, और सभी फुटिंग, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सेप्टिक टैंक, बाउंड्री वॉल, डोर और विंडो, सभी तरह की ड्राइंग्स रेडी करवा कर ही अपने घर का काम स्टार्ट करना है। आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सभी तरह की 2D, 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, कॉलम, बीम, स्लैब की डिटेलिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, डोर और विंडो की ड्राइंग और वॉक थ्रू 3D वीडियो बहुत ही रीजनेबल रेट में बनाकर दे देते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना प्लॉट साइज लिखकर। और ये सभी वो बेसिक ड्राइंग्स हैं जो आपको घर बनाने के लिए चाहिए होती हैं और आपको अपने आर्किटेक्ट से लेनी होती हैं। और प्लानिंग और डिजाइन कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं अपने घर की प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। अब जब हमारे घर की प्लानिंग और डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो हमारा 5th स्टेप आता है वो है कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का। अब देखिए, घर बनाने का काम आप बेसिकली 2 तरीके से करवा सकते हो। या तो आप घर बनाने का ठेका विद मटेरियल दे दो, इसमें सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, लेबर, मटेरियल लाने की झंझट, उसे साइट पर अनलोड करने का काम, सभी तरह का शटरिंग मटेरियल, कंक्रीट मिक्सचर, वाइब्रेटर, यानी कि बिजली और पानी के अलावा आपको कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं देना होता। आप उसे जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे आप उसे पैसे देते हैं और सारी हेडेक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। मटेरियल या लेबर सभी तरह की, आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक फिक्स पर स्क्वायर फीट का रेट फिक्स हो जाता है, जो जनरली 1500 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है। जो रेट डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांड का, किस कंपनी का मटेरियल लगवाना चाहते हैं। और दूसरा तरीका है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने का ठेका देना। इसमें सारी हेडेक आपकी होगी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर लेकर आएगा, सभी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल और शटरिंग मटेरियल आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करेंगे। अब यहां एक बात और होगी, देखिए घर बनाने का काम जनरली 2 पैटर्न में होता है, पहले सिविल वर्क का काम होगा, फिर फिनिशिंग वर्क का। तो सिविल वर्क के लिए आपको अलग कॉन्ट्रैक्टर रखना होता है और फिनिशिंग वर्क के लिए अलग। तो आपके लिए क्या सही रहेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर? तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है और आप सभी तरह की हेडेक ले सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जा सकते हैं, इसमें आपका पैसा भी बचेगा। पर अगर आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है और आप ये सब टेंशन नहीं लेना चाहते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपने कॉन्ट्रैक्टर भी हायर कर लिया। जो हमारा छठा स्टेप होता है, यह होता है साइट प्रिपरेशन, लेवलिंग और लेआउट का। यानी कि पहले आपको जिस भी प्लॉट पर अपना मकान बनाना है उसे अच्छे से साफ करवा लेना है, उस पर किसी भी तरह का कूड़ा कचरा और मलबा ना हो, और इसे प्रॉपर तरीके से लेवल करवा लेना है, जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस पर लेआउट करना होता है, मार्किंग करनी होती है कि आपकी फुटिंग कहां आएंगी और आपके कॉलम कहां आएंगे। यह लेआउट ड्राइंग भी आपको आर्किटेक्ट ही देगा, तभी मैंने बोला है कि आपको प्रॉपर ड्राइंग जरूर बनवानी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। 7th, जब आपकी मार्किंग का काम हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सकवेशन का, यानी कि हमारी फुटिंग, फाउंडेशन और नींव की खुदाई का काम। अब ये जो हमारी फुटिंग फाउंडेशन की खुदाई होगी, इन्हीं फुटिंग फाउंडेशन पर हमारे टोटल घर का लोड रहता है। अब खुदाई कराने के भी 2 तरीके हैं, पहला है जेसीबी से और दूसरा है लेबर से। आप फुटिंग फाउंडेशन की खुदाई कैसे भी करा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। दोनों से खर्चा लगभग सेम ही आएगा, बस फर्क यह है कि अगर आप खुदाई जेसीबी से कराते हो तो यह आपकी एक्सकवेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं करके देगी। जो भी आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में फुटिंग का साइज दिया है, 3 फीट, 4 फीट या फिर 5 फीट, यह हमेशा उससे एक्स्ट्रा ही खुदाई करेगी या फिर कम करेगी।
इससे टाइम तो बचता है, पर उतना ही टाइम लेबर से साइज सही कराने में चला जाएगा। पर अगर आप लेबर से खुदाई कराते हैं तो भले ही इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, पर आपको फुटिंग का साइज, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल एक्चुअल मिल जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको एक्सकवेशन हमेशा मैन्युअली लेबर से ही करानी चाहिए, और खुदाई कराते समय आपको समय समय पर अपनी फुटिंग का साइज, इसकी गहराई चेक करते रहना चाहिए, यह कम या ज्यादा ना हो। और दूसरी बात, अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो आपके फुटिंग की गहराई कभी भी 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। यह गहराई कभी भी 3 फीट से कम नहीं रखी जाती। और दूसरी बात कि आपकी फुटिंग की गहराई वहां तक होगी जहां तक आपको हार्ड स्टार्टा नहीं मिल जाता, यानी कि हार्ड सोइल तक। तो एक्सकवेशन कराते समय आप यह बात ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स। 8, अब हमारे फुटिंग और फाउंडेशन की जब एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है फुटिंग फाउंडेशन के लिए एक लेवल्ड और स्टेबल बेस बनाने का। देखिए, सबसे पहले हमें फुटिंग फाउंडेशन के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं उसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करानी है, क्योंकि दीमक आपके फुटिंग के नीचे की मिट्टी को खोखला कर सकती है और सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एटीटी करानी है, एंटी टर्माइट का ऑयल डालना होता है। इसके बाद इसके ऊपर हम 4 इंच की सोलिंग करते हैं, ईंट के टुकड़े डालते हैं या फिर सैंड बिछाते हैं। इसके बाद हमें फुटिंग को एक लेवल बेस देने के लिए इस पर पीसीसी करनी होती है, जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। पीसीसी कंक्रीट का रेशो आपको M10 रखना होता है, यानी कि 1:3:6 का रेशो। 1 तसला सीमेंट, 3 तसले सैंड के और 6 तसले गिट्टी या रोड़ी के। और पीसीसी की थिकनेस कभी भी 4 इंच से कम नहीं रखी जाती। फिर आपको इसकी तराई करनी है दिन में 3 से 4 बार, ताकि इस पीसीसी को मजबूती मिल सके। अब पहली बात कि हमें पीसीसी करानी क्यों होती है, हम डायरेक्ट भी तो फुटिंग डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहली बात, अगर हम डायरेक्ट मिट्टी पर फुटिंग का जाल बिछाकर इसकी ढलाई करेंगे तो पहला तो मिट्टी आपकी कंक्रीट का सारा पानी पीकर इसे कमजोर कर देगी, जिससे फुटिंग भी कमजोर हो जाएगी, जिस पर आपका मकान खड़ा होने वाला है। और दूसरा, नीचे की मिट्टी के मॉइस्चर से आपकी फुटिंग का सरिया भी जंग पकड़कर खराब हो सकता है, जिससे यह कमजोर हो जाएगा। बस इसीलिए हम फुटिंग को पीसीसी के द्वारा एक सॉलिड और लेवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं। बस पीसीसी से पहले यह बात ध्यान रखें कि एक तो लूज मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इस पर पानी छिड़क कर पीसीसी करनी है। दूसरा, पीसीसी 4 इंच की करनी है। पीसीसी में कंक्रीट ग्रेड 1:3:6 का यूज करना है। पीसीसी से पहले दीमक की दवाई डालनी है और पीसीसी के लिए 1 दिन की तराई करनी है। यह आप ध्यान रखना। 9th, नेक्स्ट, अब हमारी पीसीसी हो जाने के बाद, इसकी 10 से 12 घंटे तराई हो जाने के बाद अब हमारा काम शुरू होगा फुटिंग फाउंडेशन की रीइंफोर्समेंट, शटरिंग और कंक्रीटिंग का। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी पीसीसी के ऊपर कॉलम और फुटिंग की मार्किंग होती है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट निकालकर हमारी फुटिंग और कॉलम की मार्किंग हो जाने के बाद अब पीसीसी के ऊपर हमारा फुटिंग का जाल बिछता है और इसमें कॉलम के सरिये खड़े किए जाते हैं, ताकि इसकी भी फुटिंग के साथ ही ढलाई हो सके। देखिए दोस्तों, ये फुटिंग ही हमारे पूरे घर का लोड लेगी, इसीलिए इस काम को बहुत ही सावधानी से करना होता है। और वैसे तो फुटिंग का साइज, इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल और कौन सी फुटिंग बनानी है, यह सब डिटेल आपको फुटिंग की ड्राइंग में दी होती है। पर अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है, आपने ड्राइंग नहीं बनवाई है, तो आपको हमेशा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि यह फुटिंग ज्यादा मजबूत होती है और प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है नॉर्मल फुटिंग के मुकाबले। और सरिये की बात करें तो फुटिंग में मेन बार 10 mm का देना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का। एक बार से दूसरे बार का डिस्टेंस यानी कि स्पेसिंग 6 इंच रखी जाती है। और कॉलम में भी 12 mm के 4 सरिये दिए जाते हैं कम से कम। 10 mm का सरिया कभी भी आपको कॉलम में यूज नहीं करना होता, यह आप ध्यान रखना। एक फुटिंग में जो अक्सर कॉलम खड़े होते हैं उसमें हमेशा एक गलती की जाती है कि उनमें एल नहीं मोड़ा जाता। फुटिंग में आपको कॉलम के सरिये में एल मोड़ना होता है। वैसे ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग मोड़ना होता है, पर अगर आपने ड्राइंग नहीं बनवाई है तो मिनिमम 300 mm यानी कि 12 इंच का एल आपको कॉलम में देना ही देना है, ताकि फुटिंग के साथ इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर बन सके और यह प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सके फुटिंग पर। और कॉलम के लिए जो आपके बार खड़े होंगे वो सभी अल्टरनेट होने चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे होने चाहिए, क्योंकि इनमें लैपिंग होगी और लैपिंग कभी भी एक जगह नहीं की जाती। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। आपको फुटिंग जाल के नीचे और कॉलम में कंक्रीट कवर ब्लॉक लगाने होते हैं, ताकि आपका सरिया नीचे की मिट्टी के संपर्क में ना आने पाए, नहीं तो सरिया खराब हो जाता है। और कंक्रीट करने से पहले आपको सभी कॉलम्स को अच्छे से बल्ली से सपोर्ट देना होता है, ताकि कंक्रीट करते समय ये इधर उधर न हिले, जैसा कि आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट, सरिया बंधने के बाद इसकी प्रॉपर शटरिंग होगी। शटरिंग प्लाई पर शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, ताकि कास्टिंग के बाद इसे आसानी से रिमूव किया जा सके। फुटिंग शटरिंग और कॉलम शटरिंग प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। प्लम बॉब से आपको फुटिंग और कॉलम की वर्टिकलिटी जरूर चेक करनी होती है। अब हमारा सरिये और शटरिंग का काम होने के बाद फाइनली हम इस फुटिंग की कास्टिंग करते हैं। अब फुटिंग की कास्टिंग के लिए कंक्रीट रेशो कभी भी M20 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1:1.5 3 का रेशो।
1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड या बालू और 3 पार्ट एग्रीगेट के। दूसरा, हमेशा कंक्रीट मिक्सचर से ही बनानी है, हैंड मिक्स यूज नहीं करना होता। और कंक्रीट करते समय प्रॉपर वाइब्रेटर यूज करना है ताकि कंक्रीट में किसी तरह के वॉइड्स न रहे और किसी तरह की हनीकॉम्बिंग न हो, ये अच्छे से सेटल होकर प्लेस हो जाए। मैं एक बार शॉर्ट में सभी चीजें रिपीट कर देता हूं। सरिया बिछाने से पहले पीसीसी से मिट्टी साफ करके सरिया बिछाना है। सरिये में प्रॉपर कवर लगाना है। पीसीसी जरूर की होनी चाहिए फुटिंग से पहले। कॉलम के सरिये का एल मोड़ना है और सभी कॉलम के बार अल्टरनेट होने चाहिए। कॉलम को प्रॉपर सपोर्ट देना है। कंक्रीट रेशो M20 से कम नहीं होगा और कंक्रीट में वाइब्रेटर जरूर यूज होगा। अब कंक्रीट कास्टिंग के बाद इस फुटिंग की 7 से 10 दिन ट्राई करनी होगी, दिन में 2 से 3 बार। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, इसलिए इन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट काम होगा हमारे पेडिस्टल का। अब जब हमारी फुटिंग हो जाती है तो अब हमारा पेडिस्टल का काम होता है। ये पेडिस्टल हमारे फुटिंग से प्लिंथ तक बनाए जाते हैं ताकि हम प्लिंथ लेवल पर आ सके। पेडिस्टल में भी आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है। इसमें प्रॉपर शटरिंग लगानी है, प्रॉपर कंक्रीट कवर ब्लॉक लगाकर कंक्रीट करनी होती है और ध्यान रहे वाइब्रेटर का यूज आपको जरूर करना होता है। अब इस पेडिस्टल की भी हमारी 10 से 12 दिन तराई चलेगी। यह तराई आपकी डेली होनी है, 10 से 12 दिन, फुटिंग की भी और पेडिस्टल की भी। दूसरे काम के साथ साथ यह मिस नहीं करनी है, यह करते रहना है, नहीं तो आपके घर की मजबूती पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, अब पेडिस्टल होने के बाद हमारा कॉलम स्टार्टर बनता है। यह कॉलम स्टार्टर बनाने का फायदा यह है कि यह आपके कॉलम की शटरिंग को प्रॉपर पोजीशन में रखता है। यह कॉलम स्टार्टर हमें 4 इंच का बनाना होता है और प्लम बॉब से चेक करके इसकी कास्टिंग कर देनी है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा काम होगा सॉइल फिलिंग और कंपैक्शन का। देखिए, जब हमारे पेडिस्टल ग्राउंड लेवल तक आ जाते हैं तो अब यहां हमारी सॉइल फिलिंग होती है। जितनी भी फुटिंग के गड्ढे हैं उनमें मिट्टी भरनी होती है। ग्राउंड को एकदम लेवल करना होता है। इस मिट्टी को आपको पानी छोड़कर अच्छे से बैठा लेना है और अच्छे से कंपैक्ट करना होता है ताकि बाद में यह मिट्टी ना बैठे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क का। अब पहले तो हमें प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड करनी होती है कि हमें हमारा प्लिंथ बीम रोड लेवल से कितना ऊपर रखना है, 1.5 फीट, 2.5 फीट या फिर 3 फीट। वैसे आपको प्लिंथ बीम की मिनिमम 3 फीट हाइट जरूर रखनी चाहिए अपने रोड लेवल से। तो प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड करने के बाद अब हमें उस प्लिंथ बीम की हाइट तक इसके नीचे ब्रिक वर्क करना होता है। हमें प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूर करना चाहिए, जो ज्यादातर लोग नहीं करते और मिट्टी फिलिंग करके उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालते हैं। मेरा सजेशन है कि आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूर करवाएं। अब प्लिंथ बीम के नीचे का ब्रिक वर्क होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वो है प्लिंथ बीम डालने का। अब प्लिंथ बीम का काम भी हमें बहुत ध्यान से कराना होता है क्योंकि यही प्लिंथ बीम हमारे घर के कॉलम से आने वाले टोटल लोड को फुटिंग तक इक्वली ट्रांसफर करने का काम करता है। अब सबसे पहले प्लिंथ बीम का सरिया बनेगा। जो भी आपकी प्लिंथ बीम की ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग सरिया बांधते समय आपको लैपिंग का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। आपके सभी सरिये कॉलम जंक्शन में मुड़े होने चाहिए, सीधे नहीं होने चाहिए। पर अगर आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं है तो आपको एक तो प्लिंथ बीम का साइज कभी भी 9 इंच बाय 9 इंच से कम नहीं रखना है और दूसरा आपके प्लिंथ बीम में 4 बार से कम नहीं होने चाहिए। ये बार भी 10 mm से कम नहीं रखे जाते। 8 mm का सरिया प्लिंथ बीम में कभी भी यूज नहीं करना होता और जो रिंग्स रहेंगी उनका डाया भी 8 mm से कम नहीं रखना है। और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर रिंग्स के लिए 6 mm का सरिया इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। 10 और 12 mm का सरिया ही यूज करना है प्लिंथ बीम में और इसकी रिंग के लिए 8 mm का। इसके बाद प्लिंथ बीम में प्रॉपर कवर ब्लॉक देने होते हैं सरिया बनाई के बाद। अब जब हमारा प्लिंथ बीम के रीइंफोर्समेंट का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट काम आता है प्लिंथ बीम की शटरिंग का। अब देखिए, ज्यादातर ठेकेदार प्लिंथ बीम के लिए ब्रिक वर्क की शटरिंग लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ब्रिक वर्क आपकी कंक्रीट ढलाई के समय कंक्रीट का पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपकी कंक्रीट कमजोर हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रॉपर प्लाईवुड की या MS प्लेट की शटरिंग यूज करनी होती है। शटरिंग प्रॉपर लेवल में करनी होती है। शटरिंग पर शटरिंग ऑयल लगवाना होता है क्योंकि आपके प्लिंथ बीम उसी शेप में कास्ट होकर निकलेंगे जैसे आप प्लिंथ बीम की शटरिंग करवाएंगे। इसलिए प्लिंथ बीम की शटरिंग को प्रॉपर लेवल में लगवाना होता है। अब शटरिंग और सरिये का काम होने के बाद आपको इसकी ढलाई करनी होती है। प्लिंथ बीम के लिए कभी भी M20 से कम ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं करना है। इसमें प्रॉपर वाइब्रेटर लगाना है और कंक्रीट हमेशा मिक्सचर मशीन से ही बनाकर डालनी है। और इसकी ढलाई के बाद आपको प्लिंथ बीम की भी 10 से 12 दिन कंटिन्यू ट्राई करनी होती है। अब प्लिंथ बीम की कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमें करनी होती है बैक फिलिंग। अब प्लिंथ बीम की शटरिंग खोलने के बाद हमें प्लिंथ बीम के बीच की खाली जगह को सोइल से भरना होता है प्लिंथ बीम के लेवल तक। पर उससे पहले आप फिर से ATT यानी कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करेंगे। आप बैक फिलिंग करने की भी 2 कंडीशन है। अगर तो आपको प्लिंथ लेवल की हाइट और बढ़ानी है तो आपको प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिक वर्क करके DPC देनी होती है और बैक फिलिंग DPC के नीचे तक होगी। पर अगर DPC नहीं देनी होती है
तो बैकफिलिंग प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक ही करनी होगी, क्योंकि अगर आप बैकफिलिंग प्लिंथ बीम के टॉप तक करोगे तो कैपिलरी एक्शन की वजह से नीचे का मॉइस्चर आपकी दीवारों पर चढ़ेगा ऊपर की तरफ, और आपको अपनी दीवारों पर कुछ इस तरह की सीपेज या मॉइस्चर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, बैकफिलिंग आपको कभी भी एक ही बार में नहीं करानी होती। बैकफिलिंग से पहले आपको अच्छे से पानी छोड़ना होता है, फिर एक एक फीट की लेयर में आपको मिट्टी डालते हुए पानी छोड़कर कंपैक्शन करते हुए बैकफिलिंग करनी होती है। आपको बैकफिलिंग होने के बाद इस पर फिर से पानी छोड़ते रहना है और मिट्टी को सेटल होने देना है कम से कम 1 हफ्ते तक, ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए और बाद में ये ना बैठे, नहीं तो ये आपकी फ्लोरिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए बैकफिलिंग अच्छे से करें प्रॉपर कॉम्पैक्शन के साथ। इसके बाद अगर आपको प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ानी है तो आपको डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स करना होता है प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिक वर्क करके। इससे आपके घर में कभी भी सीलन नहीं आती। जिन घरों में डीपीसी दी जाती है उन घरों में सीलन आने के चांसेस नहीं रहते। आपकी दीवारें, आपका पेंट, पुट्टी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के द्वारा ग्राउंड लेवल का मॉइस्चर मिट्टी के द्वारा आपकी दीवारों तक आता रहता है, इसलिए डीपीसी दी जाती है। अब जो डीपीसी की थिकनेस यानी कि मोटाई होती है, इसे हम 1.5 से 2 इंच रखते हैं। इसमें हम M15 यानी कि 1:2:4 का कंक्रीट रेशो यूज करते हैं, और इसके ऊपर एस्फॉल्ट, तारकोल या डॉक्टर फिक्सिट का ब्यूटोफिक्स और वाटर प्रूफिंग केमिकल का कोट करना होता है। डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर डीपीसी के ऊपर पॉलिथीन बिछाकर ब्रिकवर्क स्टार्ट कर देगा, जो बिल्कुल गलत है। आपको डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवाकर ही इसके ऊपर ब्रिकवर्क का काम स्टार्ट करना होता है। यह हमेशा घर की दीवारों के नीचे दी जाती है, ताकि नीचे की डैम्पनेस दीवारों पर न जा सके। यह आपकी दीवार और नीचे की डैम्पनेस के बीच में एक बैरियर का काम करती है। ओके फ्रेंड्स, अब डीपीसी का काम होने के बाद आपको सिल लेवल तक यानी कि आपके दरवाजे और खिड़कियों के टॉप लेवल तक ब्रिकवर्क और कॉलम कास्टिंग का काम करना होता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर ब्रिकवर्क कंप्लीट करके कॉलम का काम स्टार्ट करते हैं, यह भी गलत नहीं होता। अब यहां क्वेश्चन यह आता है कि पहले कॉलम बनाए या पहले ब्रिकवर्क करें फिर कॉलम बनाए। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं होता। कुछ लोग पहले स्लैब तक ब्रिकवर्क करते हैं, उसके बाद कॉलम कास्ट करते हैं, और कुछ लोग कॉलम बनाने के बाद ब्रिकवर्क करते हैं, या कुछ कॉन्ट्रैक्टर कॉलम और ब्रिकवर्क को साथ साथ भी लेकर चलते हैं। देखिए, पहले कॉलम बनाने से आपकी कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ जाती है, और पहले ब्रिकवर्क करने से आपके कॉलम और ब्रिक के बीच की ज्वाइंटिंग अच्छी बन जाती है। आप कैसे भी काम करवा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप पहले स्लैब लेवल तक कॉलम कास्ट करें, फिर आप अपना ब्रिकवर्क करें, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में पहले कॉलम ही कास्ट किए जाते हैं। आपको सभी कॉलम एक साथ ही उठाने होते हैं। अब कॉलम के लिए सबसे पहले एज पर ड्राइंग हम लैपिंग करके सरिये खड़े करते हैं। इनमें प्रॉपर स्पेसिंग देकर रिंग प्रोवाइड करते हैं। रिंग में हुक प्रॉपर से मुड़े होने चाहिए, ये सी देना है, और रिंग की स्पेसिंग कभी भी 8 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में हम कॉलम की शटरिंग करेंगे। कॉलम के लिए आपको प्लाईवुड और एमएस के फ्रेम यूज करने होते हैं। आपकी शटरिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। शटरिंग पर प्रॉपर ऑयल लगवाना होता है, ताकि ये आसानी से रिमूव की जा सके। और लास्ट में शटरिंग की डायरेक्शन और वर्टिकलिटी चेक करनी होती है प्लम बॉब से। आपको शटरिंग पर प्रॉपर सपोर्ट देनी होती है कास्टिंग से पहले, ताकि ये कंक्रीटिंग करते समय न हिले और अपनी पोजीशन पर बने रहें। और एक बात कि कॉलम का सरिया बांधने के बाद शटरिंग से पहले आपको प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाने होते हैं, ताकि आपकी रीइंफोर्समेंट और शटरिंग एक दूसरे से न चिपके, नहीं तो आपका सरिया बाहर की तरफ दिखेगा। अब शटरिंग होने के बाद आपको अपने सभी कॉलम कास्ट करने होते हैं। कॉलम कास्टिंग करते हुए आपको मेनली 3 बातें ध्यान रखनी होती है। पहला, आपको जो कॉलम के लिए कंक्रीट बनाना है वो हमेशा कंक्रीट मिक्सचर से बनाना है। दूसरा, कॉलम में कभी भी M20 से कम ग्रेड यानी कि 1:3 के रेशो से कम का कंक्रीट यूज नहीं करना है। और कंक्रीटिंग करते समय वाइब्रेटर का यूज जरूर करना है, ताकि कॉलम में किसी तरह की हनीकॉम्बिंग देखने को ना मिले। अब कॉलम की कास्टिंग होने के बाद नेक्स्ट डे आपको इसकी डीशटरिंग करके क्यूरिंग स्टार्ट करनी होती है। यह तराई आपको 12 से 15 दिन तक करनी होती है। याद रखने के लिए आप परमानेंट मार्कर से कॉलम कास्टिंग डेट कॉलम पर डाल सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कम से कम 12 दिन तक तराई करें। वर्टिकल आरसीसी मेंबर में हम गनी बैग और जूट की बोरी बांधकर भी क्यूरिंग करते हैं, ताकि कंक्रीट नम रह सके और हमारे कॉलम को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके। यह आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्यूरिंग कैसे करनी है। अब कॉलम कास्टिंग होने के बाद हमारा स्लैब लेवल तक ब्रिकवर्क होता है, लेकिन ब्रिकवर्क स्टार्ट करने से पहले आपको चूज करने होते हैं अपने डोर और विंडो के फ्रेम, कि आपको लकड़ी की चौखट लगानी है या एमएस या लोहे की, आरसीसी की लगानी है या फिर ग्रेनाइट की या फिर जीआई की। आपको यह ब्रिकवर्क स्टार्ट करने से पहले ही चूज कर लेना चाहिए, ताकि ब्रिकवर्क करते समय इन्हें साथ साथ लगाया जा सके और इनके न होने की वजह से काम बीच में न रुके। तो डोर और विंडो के फ्रेम आप पहले ही मंगवा लें। अब हमें अपने घर का पूरा ब्रिकवर्क करना होता है सिल लेवल तक, यानी कि हमारे डोर और विंडो का जो टॉप लेवल होता है, जो जनरली फ्लोरिंग लेवल से 8 फीट पर होता है। अब आपको घर का सारा ब्रिकवर्क कंप्लीट करना होता है, अंदर और बाहर सभी जगह का। और ध्यान रहे, आपको एक दिन में 4 से 4.5 फीट के ऊपर दीवारें नहीं उठानी होती।
मैक्सिमम 4.5 फीट तक आप दीवारें उठा सकते हैं। और जहां जहां आपके दरवाजे और खिड़कियां आए वहां पर साथ साथ आपको इनकी चौखटें लगाते हुए चलना है। और अगर आप टर्माइट प्रॉब्लम और सीपेज प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो आप MS यानी कि लोहे और GI की जापानी चादर की चौखटों के साथ जा सकते हैं। ब्रिकवर्क के लिए आपको 1.4 से 1.6 का मसाला यूज करना होता है और ब्रिकवर्क में साथ साथ ग्रूव बनाते चलना है ताकि प्लास्टिक की पकड़ ब्रिक के साथ मजबूत हो सके। इसे हम रैकिंग बोलते हैं। अब सिल लेवल तक आपका ब्रिकवर्क कंप्लीट होने के बाद आपका लिंटल डलेगा, जिसे सिल बैंड भी बोला जाता है, कंक्रीट बैंड भी बोला जाता है और बोन बीम भी। इससे घर में क्रैक्स नहीं आते। मान लो किसी कारणवश आपके घर में सेटलमेंट हो जाती है तो ये कंक्रीट बीम आपकी दीवारों में क्रैक्स नहीं आने देंगे और ये ऊपर से आने वाले लोड को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे तो ये सील बैंड पूरे घर की दीवारों पर देना चाहिए, पर अगर आप पूरी दीवारों पर कंक्रीट बैंड नहीं देना चाहते हैं तो ये आपकी खिड़की और दरवाजों के ऊपर जरूर देना होता है। और खिड़की और दरवाजों के दोनों सिरों से ये कम से कम 9 इंच बाहर की तरफ रखा जाता है, ये ध्यान रखना। और दूसरा कि हमेशा कोशिश करो कि अगर आप पूरी दीवारों पर सिल बैंड दे रहे हैं तो इसकी कास्टिंग भी एक साथ एक ही बार में सेटिंग लगाकर हो। यह एज ए टाई बीम की तरह ही काम करता है। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो चौड़ाई तो हम वही 9 इंच रखते हैं दीवारों के बराबर और हाइट कम से कम 5 से 6 इंच रखी जाती है। और इस बीम में हमें कम से कम 10 mm के 4 सरिये देने होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। और कंक्रीट ग्रेड इसमें सेम यूज करना होता है, M20 ग्रेड। ओके फ्रेंड्स, तो सिल बैंड देते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम फिर से स्लैब लेवल तक का ब्रिकवर्क कंप्लीट करते हैं। अब आपका स्लैब लेवल तक ब्रिकवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद, सभी कॉलम कंप्लीट हो जाने के बाद, विंडो और डोर फ्रेम फिक्स हो जाने के बाद नेक्स्ट काम आता है रूफ स्लैब की शटरिंग, रीइंफोर्समेंट और स्लैब कास्टिंग का। लेकिन जब स्लैब की शटरिंग करेंगे तो उससे पहले स्टेयर्स की शटरिंग और कास्टिंग होना जरूरी होता है ताकि स्लैब कास्टिंग के वक्त लेबर और मेटेरियल आसानी से ऊपर लाया जा सके। तो पहले आपको स्टेयरकेस की कास्टिंग करानी होती है स्लैब कास्टिंग से पहले। इसके बाद हम स्लैब की शटरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो स्लैब की शटरिंग के लिए हम बेसिकली 3 तरह के मटेरियल यूज करते हैं, प्लाईवुड की शटरिंग, MS प्लेट की शटरिंग और वुडन प्लैंक की शटरिंग। इनमें से आप कोई भी शटरिंग यूज कर सकते हैं, पर प्लाईवुड की शटरिंग सबसे अच्छी रहती है। इससे आपका बॉटम सरफेस एकदम साफ निकलता है। अब स्लैब की शटरिंग कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो आपकी शटरिंग बिल्कुल सही हो, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलकर स्लैब की हाइट के बराबर ही बल्लियां मंगवानी होती हैं ताकि बल्लियों को ऊंचा कराने के लिए इनके नीचे ज्यादा ईंटें न लगानी पड़े। और बल्लियों के बीच ज्यादा गैप नहीं रखा जाता, एक बल्ली से दूसरी बल्ली का गैप मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट ही होना चाहिए। इसके बाद शटरिंग में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो गैप से हमारी कंक्रीट की सलरी और कंक्रीट मेटेरियल नीचे गिरेगा जिससे हमारी वेस्टेज बढ़ती है। जहां भी शटरिंग में गैप नजर आए उसे अच्छे से मास्किंग टेप लगाकर बंद करवाना होता है। और सरिया बांधने से पहले हमें पूरी शटरिंग पर अच्छे से शटरिंग ऑयल लगवाना होता है। अब आपका जब शटरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट काम आता है इस पर रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिया बांधने का काम। अब यह सरिया आपको बहुत ही केयरफुली बंधवाना होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जहां आपकी 1 वे स्लैब आती है वहां 1 वे स्लैब आएगी, जहां आपकी 2 वे स्लैब आनी है वहां आपकी 2 वे स्लैब आनी चाहिए। सरिये के बीच की स्पेसिंग प्रॉपर रखनी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्रैंक बार की लेंथ, लैपिंग, LD और चेयर प्रॉपर होनी चाहिए। आपके कंक्रीट कवर पूरी स्लैब में प्रॉपर तरीके से लगे होने चाहिए। आपको हर एक स्क्वायर मीटर में मिनिमम 5 कवर ब्लॉक लगाने होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग नहीं करते वो ये कि स्लैब में जहां आपकी बालकनी में पैरापेट वॉल आनी है वहां ऊपर की तरफ सरिया मोड़कर जरूर छुड़वाएं ताकि जब भी आप अपनी स्लैब पर पैरापेट वॉल बनवाएं तो इसका आपकी स्लैब के साथ एक मजबूत बॉन्ड बन सके और आपकी पैरापेट वॉल को स्ट्रेंथ मिल सके। अब जब हमारा सरिये का काम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट काम आता है हमारा बिजली वाले का, यानी कि स्लैब में कंड्यूट पाइपिंग, फैन बॉक्स और कंसील लाइट देने का। हमें पूरी स्लैब में जहां जहां इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग होनी है ये स्लैब ढलाई के एक दिन पहले ही करानी होती है। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसे स्लैब ढलाई के साथ साथ डालते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अकॉर्डिंग या जहां जहां आपको जो चीज चाहिए प्रॉपर प्लानिंग करके स्लैब ढलाई के एक दिन पहले ही करवाएं। इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग के समय भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहले तो यह कि आपको कभी भी स्लैब में ज्यादा कंसील लाइट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंसील लाइट वाली जगह में आपकी कंक्रीट कभी नहीं पहुंचती, यह जगह हमेशा खाली रहती है। तो अगर स्लैब में जगह 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 खाली रहेगी तो आपकी स्लैब कमजोर होगी, इसलिए कंसील लाइट जितना हो सके कम दे। और दूसरी बात, जहां जहां आपकी फॉल सीलिंग आनी होती है वो पहले ही डिसाइड कर ले, क्योंकि ऐसी जगह आपको अलग से स्लैब में कंसील लाइट देने की जरूरत ही नहीं होती। फॉल सीलिंग में ये अलग से कंसील लाइट लगती ही है। तो इन 2 बातों पर आप जरूर गौर कीजिएगा स्लैब में कंड्यूटिंग के दौरान। तीसरा, कंड्यूट पाइप हमेशा आपको एक अच्छी क्वालिटी के हैवी ड्यूटी के लगाने चाहिए। ऐसा ना हो कि स्लैब ढलाई करते समय ये लेबर के चलने फिरने से पहले ही टूट जाए। तो हमेशा हैवी ड्यूटी वाले PVC पाइप यूज करें। और चौथा कि जहां जहां आपने फैन बॉक्स प्रोवाइड किए हैं वो कास्टिंग से पहले अच्छे से पैक हो, सील हो, ताकि उनमें कोई कंक्रीट फिल ना हो और बाद में वायरिंग कराते समय कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो कंड्यूटिंग कराते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। अब आपकी स्लैब कास्टिंग के लिए तैयार है। स्लैब कास्टिंग से पहले या जिस दिन आप इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करा रहे हो उस दिन आपको कंक्रीट मेटेरियल का स्टॉक भी, जैसे रोड़ी, बालू और सीमेंट का, कंक्रीट मिक्सचर का, पानी के टैंकर का भी पहले ही अरेंजमेंट कर लेना है। टैंकर का अरेंजमेंट इसलिए करके रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कास्टिंग के समय आपकी बिजली चली जाए और आपकी पानी की सप्लाई बंद हो जाए। इसके साथ साथ आपको लाइट का भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्लैब कास्टिंग करते करते रात हो जाए तो स्लैब कास्टिंग आपकी बीच में ना रुके, आप कास्टिंग आराम से कर सको नाइट में भी। और ध्यान रहे, हमेशा स्लैब कास्टिंग के समय सरिये और शटरिंग वाले आदमी जरूर होने चाहिए। अब आपको प्रॉपर कंक्रीट रेशो का ध्यान देना होता है, प्रॉपर कंक्रीट वाइब्रेटर का ध्यान रखना होता है, नहीं तो स्लैब में हनीकॉम्बिंग या क्रैक्स आ सकते हैं। आपको स्लैब की थिकनेस मेंटेन करते हुए चलना है। 5 इंच की स्लैब है तो सभी जगह 5 इंच होनी चाहिए, और 6 इंच की स्लैब है तो सभी जगह 6 इंच होनी चाहिए। और स्लैब पर स्लोप का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। और स्लैब की कास्टिंग हो जाने के बाद इस पर पॉन्डिंग बनाकर पानी भरकर तराई करनी होती है, कम से कम 15 दिन तक, ताकि आपकी स्लैब को मजबूती मिल सके। गर्मी के मौसम में आपको तराई दिन में 3 से 4 बार करनी होती है, और सर्दियों के मौसम में दिन में 2 बार। और आपकी जो स्लैब की शटरिंग खुलती है वो 15 दिन से पहले नहीं खुलती। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखें स्लैब की कास्टिंग में। अब स्लैब कास्टिंग के बाद 15 दिन तक हम घर के अंदर का कुछ भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि वहां स्लैब की शटरिंग लगी होती है। तो इस दौरान हम यहां पर 3 काम कर सकते हैं। देखिए, तराई तो आपकी कंटिन्यू चलेगी ही 15 दिन तक। उसके अलावा आप आपकी छत पर पैरापेट वॉल बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक बना सकते हैं, और घर के बाहर अगर हमें बाउंड्री वॉल करनी है तो वो कर सकते हैं। और इन सभी काम के लिए हमारे पास 12 से 15 दिन काफी होते हैं, और हमारे ये काम भी इसी दौरान कंप्लीट हो जाते हैं। या फिर अगर आपके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर बनना है तो उसका काम स्टार्ट हो जाता है। पर फिलहाल हम यहां ग्राउंड फ्लोर की ही बात कर रहे हैं, तो हम इन 15 दिनों में अपना बाउंड्री वॉल का, पैरापेट वॉल का और सेप्टिक टैंक का काम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन। देखिए, बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन हम मेनली 2 पर्पज से करते हैं। पहला है प्राइवेसी और दूसरा है सेफ्टी। आपकी बाउंड्री वॉल का बेस हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा बाउंड्री वॉल के नीचे फुटिंग देनी होती है, 2 फीट बाय 2 फीट की। आप कोई भी फुटिंग दे सकते हैं, पर देनी जरूर है। और फुटिंग की डेप्थ आपकी ग्राउंड लेवल से कभी भी 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। हर 8 से 10 फीट पर आपको यह कॉलम फुटिंग देनी होती है, और कॉलम का साइज 9 इंच बाय 9 इंच का रखना होता है। कॉलम में आप 10 mm के 4 बार दे सकते हैं। हालांकि एज पर IS कोड कॉलम में 12 mm से कम डाया का सरिया यूज नहीं किया जाता, पर बाउंड्री वॉल के कॉलम में 10 mm का सरिया दे सकते हो, क्योंकि इस पर ऊपर से कोई लोड नहीं आने वाला। इसके बाद आपको ग्राउंड लेवल पर 9 इंच बाय 9 इंच का प्लिंथ बीम देना होता है, 10 mm के 4 बार डालकर। और आपके फुटिंग कॉलम और प्लिंथ बीम का कंक्रीट रेशो सेम रहेगा 1:2:4 का। ब्रिक वॉल की थिकनेस आपकी कभी भी 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 इंच की दीवार को तो कोई भी आसानी से गिरा सकता है, फिर सेफ्टी कहां रहेगी। तो इसलिए बाउंड्री वॉल की दीवारें कभी भी 9 इंच से कम नहीं देनी होती। ब्रिक वर्क में ज्वाइंट थिकनेस 10 mm की रखनी होती है, और प्लास्टिंग के लिए मोर्टार की रेशो 1:5 की रखनी है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट बालू के। बाउंड्री वॉल की हाइट कभी भी 5 फीट से कम नहीं रखी जाती, और दीवारों के ऊपर टॉप में आपको कोपिंग जरूर प्रोवाइड करनी होती है, ताकि बरसात का पानी दीवारों में एंटर न हो सके। और लास्ट में आपको बाउंड्री वॉल की तराई भी 7 से 10 दिन तक करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पैरापेट वॉल। तो पहली बात तो आपकी पैरापेट वॉल की हाइट कभी भी 3 फीट से कम नहीं रखी जाती एज पर IS कोड। सेकंड, आपकी पैरापेट वॉल की थिकनेस 4 इंच रखी जाती है। वैसे आप 9 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके बजट पर डिपेंड करेगा। थर्ड, अगर ब्रिक वर्क के मोर्टार की बात करें तो अगर तो आप 9 इंच की पैरापेट वॉल बनाते हैं तो आप 1/6 का मोर्टार यूज कर सकते हैं, पर अगर आप 4 इंच की बनाते हैं तो 1/4 या 1/5 का ही मोर्टार आपको यूज करना होता है। और लास्ट में आपको पैरापेट वॉल की तराई भी मिनिमम 7 से 10 दिन करनी है। और नेक्स्ट हम सेप्टिक टैंक बनाएंगे, और आपकी सेप्टिक टैंक की चौड़ाई कभी भी 2.5 फीट से कम नहीं रखी जाती, और इसकी लेंथ इसकी चौड़ाई से हमेशा 3 गुना रखी जाती है, और गहराई कभी भी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा सेप्टिक टैंक, पैरापेट वॉल और बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट होने के बाद हमारी स्लैब की शटरिंग भी खुल गई, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कराना होता है। ये दोनों काम आप साथ साथ करवा सकते हैं। प्लम्बर अपना काम करेगा और इलेक्ट्रीशियन अपना। ये आपको टाइल वर्क और प्लास्टिंग वर्क करने से पहले कराना होता है। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए झिरी काटकर दीवारों में पाइप डाले जाते हैं। वैसे तो ये झिरी काटने वाला काम हमें तभी कराना होता है जब हमारी दीवारें बने 15 से 20 दिन हो गए होते हैं, जैसे हमने किया था स्लैब डालने से पहले। लेकिन कुछ लोग स्लैब डालने के बाद ब्रिक वर्क करते हैं, तो ये उनके लिए है कि आपकी दीवारें मजबूत हो जाने के बाद ही आपको अपना प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम स्टार्ट करना है। अब प्लम्बिंग के जितने भी अंडरग्राउंड PVC पाइप डलने हैं, वेस्ट वाटर के, सीवरेज के, ये सब डाल लिए जाते हैं। टॉयलेट, बाथरूम में, किचन में जो भी झिरी काटकर UPVC और CPVC के पाइप डाले जाते हैं, ये डाल लिए जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल वर्क में भी जितने भी स्विच सॉकेट के बॉक्स लगने होते हैं वो लगा लिए जाते हैं, पाइप डाल दिए जाते हैं। एज पर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग आपको ये काम करवा लेना होता है। अब
आपका जब इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के पाइप डाल दिए जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट काम होता है प्लास्टरिंग का। लेकिन प्लास्टरिंग से एक दिन पहले आपको सभी कॉलम बीम और दीवारों के ज्वाइंट पर या फिर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के लिए जो झिरी काटी गई थी वहां पर आपको चिकन मैश यानी कि मुर्गा जाली लगवानी होती है, ताकि कभी भी किसी भी ज्वाइंट पर क्रैक्स ना आए। इस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। यह मुर्गा जाली लगने के बाद नेक्स्ट डे हमारा प्लास्टरिंग का काम शुरू होता है। हम पूरे घर का अंदर और बाहर का प्लास्टर करवाते हैं। घर के अंदर में प्लास्टर की थिकनेस 12 mm रखी जाती है और घर के बाहर 18 से 20 mm। और प्लास्टरिंग के लिए 1:4 से 1:6 का मोटा रेशो यूज किया जाता है। और प्लास्टरिंग के लिए आपको हमेशा पीपीसी सीमेंट यूज करनी होती है। तो प्लास्टरिंग का काम कंप्लीट होते ही हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का। अब इन 25 स्टेप में हमारा स्ट्रक्चर तक का काम कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पैटर्न में हमें फिनिशिंग का काम करना होता है। प्लास्टर करने के बाद हम पूरे घर में अंदर और बाहर पुट्टी का काम करवाते हैं। फिर हमारा टाइल का काम होता है, जहां हमें टाइल लगानी होती है, मार्बल लगाना होता है और स्टेयरकेस वगैरह में ग्रेनाइट लगाना होता है, तो हम वहां टाइलिंग और पत्थर का काम करवाते हैं। इसके बाद हमारी बालकनी और सीढ़ियों की रेलिंग का काम होता है। हमें फॉल सीलिंग करानी होती है तो फॉल सीलिंग का काम कराते हैं। फिर हम वुड वर्क का काम कराते हैं। हमारे दरवाजे खिड़कियां लगनी होती है वो लगवाते हैं। कहीं किसी रूम में वार्डरोब या अलमारी बननी होती है वो बनवाते हैं। टीवी यूनिट बनवानी होती है तो वो बनवाते हैं। किचन का काम होता है। और जब खिड़की और दरवाजों का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है घर की वायरिंग कराने का, बिजली बोर्ड, एमसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगवाने का। बिजली का काम कंप्लीट होने के बाद हम पूरे घर में सैनिटरी का काम कंप्लीट करवाते हैं, जैसे टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, नल, सिंक, शॉवर, ये सब लगवाते हैं। छत पर पानी की टंकी रखकर सभी कनेक्शन करवाते हैं और लास्ट में हम पेंटिंग का काम फाइनल कराते हैं। तो ये होता है एक घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि शुरू से लेकर फुटिंग से लेकर प्लास्टरिंग वर्क तक आपकी तराई कंटिन्यू चलती है। हर कंस्ट्रक्शन मेंबर के लिए मिनिमम 10 से 15 दिन आपको ये तराई जरूर करनी होती है, ताकि आपका घर मजबूत बन सके। और दूसरी बात कि आपके घर के जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो या फिर स्टेयरकेस हो, आपको कभी भी किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की कास्टिंग M20 ग्रेड से कम कंक्रीट से नहीं करनी है। और लास्ट में मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि अगर आपको हर एक स्टेप को डिटेल में जानना है कि इन सभी काम को कराते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो इन सभी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आपको अपना घर बनाना कैसे है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपने अपना जो कीमती समय खर्च किया है उसका आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। आपके लिए ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस माय इंजीनियरिंग सपोर्ट चैनल हमेशा आपको प्रोवाइड करता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके इसे वायरल कर दे, ताकि हर आम आदमी तक ये जानकारी पहुंचे और वो अपना घर, अपने सपनों का घर अच्छा और सही तरीके से बना पाए। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।